नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। 11 अप्रैल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए, जहां एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल की संपत्तियां स्थित हैं, जिसे यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित किया गया है, जो सोनिया और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली एक कंपनी है। यह मामला वित्तीय अनियमितताओं और एजेएल के अधिग्रहण से जुड़े धन के दुरुपयोग के आरोपों से संबंधित है, जिसने कभी नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित किया था। प्रारंभिक शिकायत दर्ज करने वाले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि यंग इंडियन ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से एजेएल की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। ईडी के अनुसार यह कुर्की जांच के बाद की गई है, जिसमें एजेएल की संपत्तियों से जुड़े 988 करोड़ रुपए के अपराध की आय के कथित शोधन का पता चला है। कार्यवाही तब शुरू की गई जब एक न्यायाधिकरण ने हाल ही में संपत्तियों की पहले की अनंतिम कुर्की की पुष्टि की। नवंबर 2023 में ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था, जिनकी कीमत 661 करोड़ रुपए थी। साथ ही 90.2 करोड़ रुपए के एजेएल शेयर भी। इस कुर्की की पुष्टि 10 अप्रैल को की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड के बयान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल किया कि मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक तुलसी गबार्ड ने ईवीएम को लेकर जिस प्रकार की समस्याएं अमेरिका की सरकार की ओर से जाहिर की हैं, वह ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तुलसी गबार्ड ने 3 बातें कही। इसमें पहली है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, दूसरा यह है कि ईवीएम पर विश्वास नहीं किया जा सकता और तीसरा यह है कि ईवीएम पर डाला गया वोट कभी भी बदला जा सकता है। रणदीप सुरजेवाला ने ईवीएम के इस मामले पर कई सवाल भी किए। पहला, तुलसी गबार्ड के दिए गए इस बयान को 24 घंटे से अधिक बीत गए, लेकिन चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए की सरकार और बीजेपी ने चुप्पी क्यों साध रखी है। सूत्रों के द्वारा चुनाव आयोग यह कहलवा रहा है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है। यही बात मुख्य चुनाव आयुक्त सबके सामने आकर क्यों नहीं कहते। अगर अमेरिका की सरकार द्वारा जांच के बाद ऐसा संशय ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर उठाया गया है, तो क्या भारत सरकार और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वे इस बारे में स्पष्टीकरण दें। उन्होंने पूछा कि क्या अब ईवीएम के मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा कि हमारी मांग है कि ईवीएम से जुड़े इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री मोदी देश को जवाब दें। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तुलसी गबार्ड के बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें गबार्ड ने ईवीएम पर कई सवाल उठाए हैं। ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता शुरू हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने वार्ता से पहले देश के सरकारी टेलीविजन चैनल से कहा था कि हम निष्पक्ष समझौता चाहते हैं। वहीं ये वार्ता शुरू होने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि इस वार्ता का मकसद ये है कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो। आपको बता दें कि साल 2015 में ईरान और 6 वैश्विक शक्तियों, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में ईरान के साथ हुए इस परमाणु समझौते से अमेरिका को हटा लिया था और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया। देश में ऑनलाइन भुगतान के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई में आ रही समस्या पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि एनपीसीआई को वर्तमान में अस्थायी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण कुछ यूपीआई लेन देन नहीं हो पा रहे। हम इस समस्या के समाधान के लिए काम कर रहे हैं और आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। एनपीसीआई ने कहा कि इस असुविधा के लिए खेद है। एनपीसीआई भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। एनपीसीआई को भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किया है।
शराबबंदी को पिछड़े, गरीब, दलित, अति पिछड़े समाज के खिलाफ कार्रवाई का हथियार बताते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है। हम इसे हर पंचायत में मनाएंगे। मैं इसे राघोपुर में मनाऊंगा। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हर पंचायत में जश्न मनाने का निर्देश दिया गया है। राज्य में शराबबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि पुलिस की वजह से शराब की तस्करी हो रही है। शराबबंदी को लेकर भ्रष्टाचार के साथ कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। कालाबाजारी 40,000 करोड़ रुपए की है। अब तक 9,36,949 मामले दर्ज किए गए हैं। 14,32,837 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें 14,20,700 से अधिक गिरफ्तार लोग पिछड़े, गरीब, दलित, अति पिछड़े समाज से हैं। तेजस्वी ने कहा कि कानून सिर्फ गरीबों पर लागू होता है। कविता को न्याय की भाषा और समाज की स्वर ध्वनि बताते हुए प्रसिद्ध पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने कहा है कि दक्षिणपंथी दुनिया भर में कोई बड़ा कवि पैदा नहीं कर पाए हैं। पीटीआई के मुताबिक शुक्रवार शाम को मध्य मुंबई के बायकुला में अन्नाभाऊ साठे सभागार में समष्टि कला और साहित्य महोत्सव के दौरान नामदेव ढसाल समष्टि पुरस्कार प्राप्त करने के बाद एक सभा को संबोधित करते दौरान जावेद अख्तर ने यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विधानसभा से पारित कोई विधेयक राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर 3 महीने में फैसला लेना चाहिए। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता तो राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच के विवाद से जुड़े अपने फैसले में यह बात कही। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पार्दीवाला और आर महादेवन की बेंच ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास काफी समय से लंबित तमिलनाडु के 10 विधेयकों को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए कहा था कि विधानसभा से पास बिल को राज्यपाल अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं तो ऐसा 1 महीने में करना होगा। अगर वह विधेयक को फिर से विचार के लिए विधानसभा के पास भेजना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा अधिकतम 3 महीने में करना होगा। अगर विधानसभा विधेयक को पुराने स्वरूप में वापस पास करती है तो राज्यपाल के पास उसे मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का लिखित फैसला सामने आया है और इस फैसले में कोर्ट ने विधेयकों पर राष्ट्रपति के फैसले की भी समय सीमा पर चर्चा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच हुए गठबंधन पर शनिवार को कहा कि इस गठबंधन का कारण सत्ता की भूख है और यह गठबंधन राज्य के अधिकारों की सुरक्षा जैसे आदर्शों के खिलाफ है और यह विफल होने के लिए अभिशप्त है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच गठबंधन की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टालिन ने कहा कि एआईएडीएमके नीट, हिंदी लागू करने, 3 भाषा नीति और वक्फ अधिनियम का विरोध करने का दावा करती है और यह भी कहती है कि परिसीमन के दौरान तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम नहीं किया जाना चाहिए। स्टालिन ने पूछा, क्या ये सभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा हैं? हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनमें से किसी के बारे में भी बात नहीं की, ना ही उन्होंने एआईएडीएम के नेतृत्व को बोलने दिया। इसकी बजाय अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल केवल उनकी पार्टी डीएमके सरकार और उनकी आलोचना करने के लिए किया। पश्चिम बंगाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। बनर्जी ने कहा कि यह कानून केंद्र ने बनाया है और उससे जवाब मांगा जाना चाहिए। उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहें, संयमित रहें, धर्म के नाम पर किसी भी अधार्मिक व्यवहार में शामिल ना हो। हर इंसान की जान कीमती है। राजनीति के लिए दंगे ना भड़काएं। जो लोग दंगे भड़का रहे हैं वे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि वे बढ़ते बहुसंख्यकवादी राजनीतिक माहौल के बीच भारतीय संविधान के मूलभूत मूल्यों के लिए खड़े रहें। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में पिछले 1 दशक में देश में व्याप्त बहुसंख्यकवाद की बढ़ती लहर पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह प्रवृत्ति भारत के बहुलता, विविधता और धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि जबकि अधिकांश नागरिक इस विभाजनकारी एजेंडे को अस्वीकार करना जारी रखते हैं,
जो लोग नफरत और बहिष्कार का प्रचार करते हैं वे अब सत्ता के पदों पर आसीन हैं। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि वे हमारे संविधान, लोकतांत्रिक संस्थानों और हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को व्यवस्थित रूप से निशाना बना रहे हैं। अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों को इन कार्रवाइयों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसका नवीनतम उदाहरण नए वक्फ कानूनों का मनमाना प्रवर्तन है, जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है। महबूबा मुफ्ती ने अपने पत्र में आगे कहा कि इन अंधेरे और कठिन समय में आपकी स्पष्टता, साहस और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता आशा की एक दुर्लभ किरण रही है। कुछ सिद्धांतवादी आवाजों के साथ आपने भारत के समावेशी और लोकतांत्रिक विचार को बरकरार रखा है। मैं उन अनगिनत लोगों के प्रति अपना गहरा सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए लिख रही हूँ, जो आज आवाजहीन और हाशिए पर महसूस करते हैं। आपके निरंतर नेतृत्व और समर्थन के साथ मुझे विश्वास है कि हम अपने संवैधानिक मूल्यों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अपने साझा भविष्य की रक्षा कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.